स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, स्टडी 91 के द्वारा प्रीलिम्स स्पेशल का एक एपिसोड आप लोगों के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया जा रहा है। इस सीरीज में हम लोग लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों का सिंहावलोकन करेंगे जिन्हें विगत परीक्षाओं में पूछा गया या जिन्हें आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ प्रश्न। भारत को सबसे पहले इंडिया किस देश के लोगों ने कहा? चूंकि ये मामला ज्वलंत था इसलिए परीक्षाओं में पूछे जाने के जो है चांसेस रहेंगे। या चाइना के लोग भारत को किस नाम से जानते हैं? जैसे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं इस सीरीज को और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। सामान्य अध्ययन में सबसे पहले हम लोग इतिहास सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इतिहास के जनक हेरोडोटस की कृति है नेचुरल हिस्ट्री, हिस्टोरिका, अर्ली हिस्ट्री या इनमें से कोई नहीं? जैसा कि प्रश्न में ही लिखा है, अगर आपसे पूछे कि इतिहास को एक विषय के रूप में सबसे पहले किस देश के लोगों ने पढ़ने पढ़ाने की परंपरा शुरू की, तो उस सवाल का जवाब होगा यूनान। जिस यूनान को अब हम लोग किस देश के नाम से जानते हैं? जी हां, हम लोग इसे अब ग्रीस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्रीस के नाम से जानते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इतिहास का डिफिनीशन अगर जो है आप सिर्फ उसका स्पेलिंग लिखें तो आपको पता चल जाएगा। अब इसको दो पार्ट में जो है आप बांट दीजिए। क्लास में भी मैं ये बताता रहता हूं। क्या जो अब तक हिस्ट्री था वो हो गया क्या? हाय स्टोरी। क्या हो गया? हाय स्टोरी। अगर इस जो है कॉमा को हटा दें तो ये फिर हिस्ट्री हो जाएगा, फिर कॉमा लगा दें तो जो है हाय स्टोरी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये शब्द जो है आपको बता रहा है कि इतिहास क्या है। इतिहास अतीत में घटी हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ द पास्ट। अतीत में घटी हुई उन घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है इतिहास, जो हमारे वर्तमान को या तो सार्थक यानी सकारात्मक रूप में और नहीं तो नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। जैसे 1947 में इस देश का विभाजन हुआ, यह नकारात्मक पहलू था, लेकिन सकारात्मक यह था कि हम लोग ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से जो है मुक्त हो गए, यह सकारात्मक था। उसका प्रभाव आज यह है कि भारत स्वतंत्र देश है, यह सकारात्मक है। उसका नकारात्मक पहलू यह है, हम पढ़ लिख करके जम्मू कश्मीर में जाकर के जब नौकरी करना शुरू कर देते हैं तो कब चार कंधों पर लाद कर घर भेज दिए जाते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत के लिए नासूर बन गया। इतिहास के अंतर्गत हम उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं, या तो पॉजिटिव वे में या नहीं तो निगेटिव वे में। इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास दोहराया न जाए। लेकिन इतिहास का सबसे विचित्र पहलू यह है कि आप लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन इतिहास अपने को रिपीट करेगा ही करेगा। इतिहास को एक विषय के रूप में मैंने बताया कि सबसे पहले जो है किस देश के लोगों ने जो है शुरू किया था? जी हां, यूनान के लोगों ने जो है शुरू किया। अगर जो है पूछा जाए आपसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास के पिता कौन थे, तो कौन थे? हेरोडोटस। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा भी है हेरोडोटस, और हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने इतिहास की जो पहली पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है क्या? हिस्टोरिका। हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिका इज द फर्स्ट बुक ऑफ द हिस्ट्री रिटन बाय हेरोडोटस। इस हिस्टोरिका में भारत पर पर्शियन लोगों के द्वारा, फारस के लोगों के द्वारा किए गए आक्रमणों का, अटैक का एक क्रमबद्ध जो है श्रृंखला प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का पिता कौन है, अगर पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का पापा कौन है, तो आप बताएंगे कौन? मेगास्थनीज।
मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहा करता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था मेगास्थनीज। और भारत पर इसने पहली पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है क्या? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। वो अलग बात है कि ये पुस्तक अब वर्तमान स्वरूप में प्राप्त नहीं है। तो भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज, लेकिन विश्व इतिहास का पिता कौन? हेरोडोटस। दोनों कहां के रहने वाले थे? यूनान, जिसको कि अब हम लोग ग्रीस कहते हैं, जिसकी राजधानी एथेंस है। यहां पूछा गया है क्या इतिहास के जनक हेरोडोटस की कृति है? कौन? हिस्टोरिका। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा? पहला ना, दूसरा विकल्प सही होगा और 100% सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का नाम तो ए स्मिथ ने लिखा था। किसने लिखा था? ए स्मिथ के द्वारा जो है लिखा गया। और भारत के इतिहास को सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप में लिखने का प्रयास जो है अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया, ए स्मिथ के द्वारा किया गया। किस पुस्तक में किया गया था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है यह प्रयास किया गया। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा जो है लिखा गया? किसके द्वारा? तो एक यूनान का जो है लेखक, इनके द्वारा जो है इसको लिखा जाता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। वैसे आपको जो है मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इतिहास की उत्पत्ति तब होती है जब जो है इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति होती है। मानव का इतिहास कितना पुराना है आगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे आपको बता दें कि मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले जो है कांगो बेसिन नदी में हुई, कांगो नदी घाटी में हुई थी। कांगो नदी बेसिन में हुई। और कांगो कहां पर बहने वाली नदी है? जी, अफ्रीका में बहने वाली नदी है। कांगो तो अब देश का नाम भी है, जिसकी राजधानी किंशासा है। 2 देश हैं कांगो के नाम से। बहरहाल सबसे पहले ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी घाटी में होती है। लेकिन अगर जो है भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो भारत के संदर्भ में मनुष्य के पाए जाने का पहला प्रमाण कहां? नर्मदा नदी घाटी। कहां पर? नर्मदा नदी घाटी में। और नर्मदा नदी घाटी में किस जगह पर? जबलपुर भेड़ा घाट से, जबलपुर के भेड़ा घाट से मनुष्य के पाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण जो है मिलता है। बहरहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपको जानकारी के लिए बता दें कि भले मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई, लेकिन इंसान इंसान की तरह रहने की कला सबसे पहले इजाद किया एशिया महाद्वीप में। भारत में जब कभी भारत की जो है सीमाएं दजला फरात नदियों तक जो है लगती थी, उन्हीं दजला और फरात नदियों के 2 आप में एक सभ्यता जो है विकसित हुई जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। उन लोगों की भाषा जो है चूंकि सुमेरियन थी, इसलिए उसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्ल्ड एंशिएंट रूरल सिविलाइजेशन थी, विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर जो एक सभ्यता आबाद हुई उसका नाम था क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु और उसके सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में विकसित हुई थी। कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे जिनको सैधव कहा गया, ये अलग बात कि इन लोगों ने जो कुछ भी लिखा वो आज तक नहीं पढ़ा गया, क्योंकि कहा गया है ना, लिखने वालों ने लिख डाला, किसी ने नहीं पढ़ पाया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने भी जो कुछ लिखा, पट्टों ने गजब लिखा,
आज तक दुनिया की कोई ताकत उसको पढ़ ही नहीं पाई। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में अभी कयास ही लगाए जाते रहे, अनुमान लगाया जाता रहा, बहुत कुछ रिटन फॉर्मेट में जो है उपलब्ध नहीं है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत को किस नाम से जाना जाता रहा होगा? जी हां, सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। सप्त सिंधु क्यों? क्योंकि सिंधु और उसकी जो है सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में ही ये सभ्यता आबाद हुई थी। रावी, चिनाब, सतलज, झेलम, ब्यास, सरस्वती और सिंधु, इन 7 नदियों के तटीय क्षेत्रों में यह सभ्यता आबाद हुई, इसीलिए इसे सप्त सिंधु कहा गया। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान भारत को किस नाम से जाना जाता रहा होगा? सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता रहा होगा। क्योंकि ये शब्द आया कहां से है? ये शब्द जो है आया है हप्त हिंदू से जो है लिया गया है, जो फारसी भाषा में भारत के लोगों के लिए जो है वहां के साहित्य में इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि फारसी भाषा में स शब्द होता ही नहीं है, स के लिए ये लोग ह इस्तेमाल करते हैं। सिंधु को सिंधु नहीं हिंदू कहे, सड़क को सड़क नहीं आज भी हड़क बोलते हैं। तो फारसी साहित्य का जो हप्त हिंदू है उसी से सप्त सिंधु शब्द लिया गया था और उससे यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत को इस नाम से जो है जाना जाता रहा होगा। अगर आपसे जो है पूछे कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में आबाद हुई, जैसा कि आप जो है जानते हैं, यहां से कैलाश पर्वत से जो है मानसरोवर से निकलने वाली ये नदी सिंधु यहां आकर के अरब सागर में जो है गिर जाती है। तब भी और आज भी अरब सागर, जिसको कि पारावत के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? पारावत के नाम से जो है कभी जाना जाता था। सिंधु नदी की सहायक सरस्वती में जो है बाढ़ इस कदर आई कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमेशा के लिए समाप्त हो गई। जब इसको पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल इस पर चर्चा करूंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। हालांकि बाढ़ से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हुई थी, इस पर भी जो है कुछ इतिहासकारों में मतभेद है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता जब जो है समाप्त हो गई तो बाढ़ से तो सैधव जो लोग थे, जाहिर सी बात थी, कुछ लोग जो थे बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए हिमालय वाले बेल्ट में जो है चले आते हैं, जिसको कि मुजवंत के नाम से भी जो है जाना जाता रहा है। और कुछ लोग इस वाले बेल्ट में आ जाते हैं जिसको कि अब पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, जिसे हमारे वेदों में सह्याद्री के नाम से जो है संबोधित किया गया है। अब तो महाराष्ट्र वाले बेल्ट में जो पश्चिमी घाट है उसी के लिए सह्याद्री शब्द जो है इस्तेमाल होता है, वरना जो है वैदिक साहित्य में पश्चिमी घाट के लिए जो है सह्याद्री शब्द का ही प्रयोग किया गया है। मैं बताता हूं, भारत वो देश है जो चारों तरफ से पर्वतों से लगभग घिरा है। इधर देखेंगे तो अरावली की पहाड़ियां हैं, इधर जो है हिमालय पर्वत है, इधर जो है पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट, इधर जो है इस वाले बेल्ट में पूर्वोत्तर भारत में भी हिमालय का विस्तार पाया जाता है। तो लगभग चारों तरफ से भारत जो है पर्वतों से घिरा है, जबकि 3 तरफ से जो है भारत समुद्र से घिरा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जब बर्बाद हुई तो जो सैधव लोग थे कुछ इस क्षेत्र में आए और जो है कुछ इस क्षेत्र में जो है चले गए। जो इस क्षेत्र में आए दक्षिण भारत के तरफ आए, क्योंकि इधर गर्मी पड़ती है अधिक, इसीलिए तो दक्षिण भारत के लोग गोरे होते हैं। तो इधर वाले सांवले हुए जिनको कन्नड़ लैंग्वेज में द्रविड़ कहा गया, और जो हिमालय के क्षेत्र में थे ये गौर वर्ण के हुए, इनको आर्य कहा गया। आर्य का मतलब ही होता है क्या? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ ये इसलिए नहीं थे कि ये श्रेष्ठ थे, ये गोरे थे इसलिए श्रेष्ठ थे, क्योंकि भारतवर्ष वो देश है जहां गोरा होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है। पहले भी था, आज भी है। इन आर्यों के द्वारा उत्तर भारत के जो है क्षेत्रों में अपना साम्राज्य जो है स्थापित किया गया, और इस तरह भारतवर्ष का जो है पहला नाम मिलता है, वो कौन सा मिलता है? आर्यावर्त। आर्यावर्त का मतलब ही होता है आर्यों के रहने की जगह। तो आपसे पूछे क्या
भारत का पहला नाम जिसका लिखित प्रमाण है तो आप कहेंगे कि आर्यावर्त है। और आर्यावर्त का लिखित प्रमाण जो है कहां से मिलता है? जी हां, दुनिया के सबसे प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद से मिलता है। कहां से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। तो भारत का पहला नाम क्या था? जी हां, आर्यावर्त था, आर्यावर्त। और आपको जानकारी के लिए बता दें, इन आर्यों में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था विश्वामित्र, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के गुरु भी थे। विश्वामित्र जी एक अलग स्वर्ग बनाने के लिए, तपस्या करने के लिए बैठे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अपने यहां से एक अभिनेत्री को, एक अप्सरा को भेजते हैं और उनका मृतलोक में आगमन होता है। वो विश्वामित्र की तपस्या को तोड़ने में कामयाब रहती हैं, जिनका नाम मेनका था। मेनका और विश्वामित्र की एक पुत्री हुई जिनका नाम था जो है शकुंतला। क्या नाम था? शकुंतला। और जो शकुंतला थी मेनका और विश्वामित्र की जो है बेटी थी। शकुंतला आगे चल करके, हालांकि जन्म लेने के बाद मेनका और विश्वामित्र ने उस बच्ची का परित्याग कर दिया, उसको जंगल में फेंक दिया। कण्व ऋषि ने उस बच्ची का परवरिश किया। चूंकि कण्व ऋषि पहली बार उस बच्ची को पक्षियों से घिरा हुआ देखे, इसीलिए उसका नाम उन्होंने शकुंतला रखा। शकुंत का मतलब ही होता है, शकुंत का मतलब ही होता है क्या? पक्षी, बर्ड। और आगे चल करके वो शकुंतला जिन्होंने दुष्यंत से गंधर्व विवाह कर ली, दुष्यंत से गंधर्व विवाह किया, यानी लव मैरिज, और इस तरह एक बालक का जन्म होता है और उस बालक का नाम था जो है भरत। इस कहानी का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में किया गया है। और भरत भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। भरत भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। इस कहानी का उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतलम में भी हुआ है। कहां पर? अभिज्ञान शाकुंतलम में हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? जी हां, कालिदास जी ने लिखा है। कालिदास जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे, कालिदास ने भी इस कहानी का जो है उल्लेख किया है। भरत भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट हुए तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराया। अश्वमेघ यज्ञ राजाओं के द्वारा 10वें शासन के 10वें वर्ष में या 5वें वर्ष में कराया जाता था। अब तो ईवीएम यज्ञ होता है हर 5 वर्ष के बाद, तब अश्वमेघ यज्ञ होता था। घोड़ा छोड़ा जाता था, उस घोड़ा के पीछे अश्वमेघ यज्ञ कराने वाले राजा की पूरी सेना चलती थी। अगर उस घोड़ा को अगर दूसरे क्षेत्र के राजा ने रोकने की अगर हिमाकत कर ली तो फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होना तय था, युद्ध होता था भयंकर। अगर किसी ने रोकने की हिमाकत नहीं की तो अश्वमेघ यज्ञ कराने वाले जो है राजा के नाम पर उस पूरे क्षेत्र का नामकरण कर दिया जाता था। भरत ने जब अपना अश्वमेघ यज्ञ कराया तो इनका घोड़ा भारत के भूभाग पर कहीं नहीं, आर्यावर्त में कहीं नहीं रोका गया। इसीलिए भारत को किस नाम से जाना गया? आर्यावर्त को किस नाम से जाना गया? आर्यावर्त को भारत के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? भारत के नाम से जाना गया। तो हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार पूछे कि किस ऋषि के दौहित्र के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ? विश्वामित्र के दौहित्र। दौहित्र का मतलब होता है बेटी का बेटा। शकुंतला पुत्र दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या हुआ? भारत हुआ था। जबकि जैन धर्म में ऐसा नहीं मान्यता है। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। ऋषभदेव के प्रथम पुत्र का नाम था भरत। और वहां पर ऐसा बताया गया, कहां पर? जैन धर्म में ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। ऋषभदेव के पिता का नाम था नाभिदेव, इसीलिए भारत को अजनाभि वर्ष के नाम से भी जाना गया। तो आपसे पूछे
क्या जैन धर्म की मान्यता के अनुसार भारत का नाम, भारत किसके नाम पर पड़ा? तो आप बताएंगे कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र के नाम पर भारत का नाम जो है भारत हुआ, जबकि उनके पिता नाभिदेव के नाम पर भारत का नाम अजनाभिवर्ष था। जब भारत में विदेशी लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, भारत वो देश था जो धन धान्य से पूरी तरीके से संपन्न था, आज भी है। आज भी दुनिया का हर देश भारत के साथ जो है अपने रिश्ते बेहतर रखना चाहता है। यह दुनिया का दस्तूर भी हो, चाहे व्यक्ति हो या देश हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपसे हर कोई रिश्ता अच्छा रखना चाहेगा, और नहीं तो इसका उल्टा भी सही है। भारत से व्यापारिक संबंध सबसे पहले फारस के लोगों ने स्थापित किया। फारस जो कि इराक ईरान वाला बेल्ट है, अफगानिस्तान चूंकि जो है भारत ही था। दक्षिण भारत का ये वो क्षेत्र है जो हमेशा भारत का था और हमेशा भारत का रहा है। उत्तर वालों का तो कभी भरोसा नहीं, कब कब उत्तर की तरह उड़ लिए, कोई भरोसा नहीं था। फारस वाले भारत में जब आए व्यापार करने के उद्देश्य से, तो ये सिंधु नदी को ये सिंधु नहीं करते थे, क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू कहा करते थे, क्योंकि फारसी भाषा में स को स नहीं, फारसी भाषा में स को ह बोला जाता है। जैसे आप देखेंगे, क्या मास, इसका मतलब है 1 महीना, 30 डेज, इसको फारसी भाषा में माह लिखा जाता है। अंतर क्या? स का प्रोनाउंसिएशन ह हो रहा है। हफ्ता, सप्ताह, वहां भी यही खेल हुआ है। तो ये लोग सिंधु को सिंधु नहीं हिंदू कहते थे, और हिंदू नदी के आसपास वाले रहने वाले लोगों को भी इस नाम से संबोधित किया, और भारत को एक प्यारा सा नाम मिला, क्या? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान भारत को किस देश के लोगों ने कहा था? जी हाँ, ईरान के लोगों ने कहा था। या एंशिएंट पर्शिया, फारस वालों ने भारत को सबसे पहले किस नाम से संबोधित किया? हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। फारस वाले भारत में आकर के यहां से मसाले, इस वाले बेल्ट में आज भी मसाले भारत में सबसे अधिक प्राप्त होता है, मसाले लेकर जाते थे और इसको यूरोप तक जो है पहुंचाने का काम करते थे। क्योंकि फारस से लगने वाला जो अरब का क्षेत्र था, जो पहले पूरी तरीके से रेगिस्तान था, जहां एग्रीकल्चर का मतलब जीरो, तो वो लोग खाएंगे क्या? वही भेड़ बकरी चराते थे, उन्हीं में से एक बकरी को पकड़ के चर देते थे, यानी मार के खा जाते थे। और नॉनवेज में मसालों का बड़ा जो है महत्व है, बताने की जरूरत ही क्या है। नॉनवेज की तरफ लोगों का झुकाव ऐसा हो गया कि गिद्धों ने हिंदुस्तान ही छोड़ दिया, क्योंकि गिद्धों का काम अब कौन कर रहा है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तो आपसे पूछे कि भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरान के लोगों ने कहा। जब यूरोप वाले भारत में आए, आज भी तुर्की एक देश है जिसको टर्की बोलते हैं, जो भारत और यूरोप दोनों को जोड़ने का काम करता है। तुर्की के रास्ते जब यूरोप वालों का, यूनान वालों का भारत में आगमन हुआ, तो वो मसाला कम भारत से कपड़े का व्यापार सबसे अधिक किया, क्योंकि यूरोप में ठंडक पड़ती थी, तो मसाला कम, कपड़े की जरूरत ज्यादा थी। कपड़े के मामले में वो बहुत दरिद्र थे। आज भी हालांकि देख लो उन सबको, तो स्थिति लगभग वही लगती है, कसम से। तो यूरोप वाले जब भारत में आए, तो वो सिंधु नदी को सिंधु नहीं कहे, इन लोगों ने इंडस कहा, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही जो है कपास पाया जाता था, और कपास से ही उन दिनों जो है कपड़ा बनाया जाता था। यूरोप वालों को इसी की सबसे जरूरत थी, क्योंकि धागे से ही जो है हाथ से कपड़े बुने जाते थे। थ्रिड्स को कहा जाता है कि वो लोग जो है इंडस कहते थे, क्योंकि इस नदी के आसपास कपास अधिक होता था, आज भी होता है, इसलिए इसको इंडस के नाम से जो है संबोधित किया। और इस देश का नाम जो है इंडिया, इस देश का नाम जो है इंडिया किस देश के लोगों के द्वारा दिया गया? जी हाँ, ग्रीस के लोगों के द्वारा दिया गया। या कह लें कि यूनान के लोगों ने भारत को सबसे पहले किस नाम से संबोधित किया? इंडिया के नाम से संबोधित किया। यह पूरी कथा एक बार जो है आप सुन लीजिए। मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, विश्वास है कि इससे बनने वाले सारे प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जी हाँ,
जो प्रश्न पूछा गया था उसके तरफ जो है हम लोग चलते हैं। प्रश्न पूछा क्या गया था? प्रश्न में जो है पूछा गया था कि भारत के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जी हां, अब बताने की जरूरत है किसने किया था। यानी यूनान के लोगों ने किया था। भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले किस देश के लोगों ने जो है इस्तेमाल किया, या किस देश के लोगों ने सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान कहा? ईरान के लोगों ने जो है कहा था। किस देश के लोगों ने कहा था? जी हां, ईरान के लोगों ने सबसे पहले हिंदुस्तान कहा था। ऐसे और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूंगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं और देखते हैं। इन टू भारत के लिए किस देश के लोगों ने प्रयोग किया? भारत धन धान्य से परिपूर्ण देश था, इसलिए सब लोग भारत से व्यापार करने के लिए भारत आए। हालांकि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता थी नहीं, तो भारत बिल्कुल धर्मशाला की तरह था। जिसकी मर्जी वो आए, जिसकी मर्जी जब चाहे तब चला जाए। आज भी लगभग हालात बहुत बदला नहीं है। आजकल तो एक मैडम पूरा खानदान ही लेकर के आ गई थी भारत। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो समझ जाओगे कि सीमा हैदर की बात हो रही है। आओ प्रश्न को देखते हैं। इन टू भारत के लिए किस देश के लोगों ने प्रयोग किया? म्यांमार, थाईलैंड, चीन या इंडोनेशिया? तो भारत का पड़ोसी देश, वैसे भारत के दो ही जो है प्रमुख पड़ोसी देश हैं, उधर चंडाल चाइना, चीन, जिसको हम लोगों ने भगवान बुद्ध दिया, बौद्ध धर्म दिया। हम लोगों ने बुद्ध दिया, उन बुद्धों ने भारत को हमेशा युद्ध के लिए ललकारते रहते हैं, लेकिन भारत हमेशा से शांति का हिमायती रहा है। चीन के लोग भारत को इनतू, चियानतू के नाम से संबोधित करते रहे हैं, आज भी करते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, चाइना। इंडोनेशिया और थाईलैंड, इन दोनों जगह आज भी भारत के लिए जो है जम्बू द्वीप का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के पुराणों में भारत का नाम जम्बू द्वीप दिया गया। जम्बू का मतलब का, जामुन को ही जम्बू कहते हैं। और हो सकता है कि उन दिनों भारत में जामुन के पेड़ बहुत अधिक जो है पाए जाते रहे होंगे, इसलिए भारत को जो है जम्बू द्वीप कहा गया। बौद्ध धर्म में भी लिखा गया कि अपने बाल्यावस्था में भगवान बुद्ध जम्बू वृक्ष के नीचे ही ध्यान मग्न हो जाया करते थे। तो इन देशों में भारत को जो है जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया। म्यांमार तो जो है भारत का ही अंग ही रहा था, बाद में जो है भारत से अलग हो गया। अगला प्रश्न देखें। आद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल से संबंधित नहीं है। मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या वैदिक सभ्यता? आइए आपको एक यात्रा पर मैं ले चलता हूं। इतिहास को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है और मुख्य रूप से इसको जो है 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। पहला, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, या इसी को भोजपुरी में कहा गया क्या? प्री हिस्टोरिकल एरा। प्री हिस्टोरिकल एरा। दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसे कहा गया प्रोटो हिस्टोरिकल एरा। क्या कहा गया? प्रोटो हिस्टोरिकल एरा। प्रोटो हिस्टोरिकल एरा। और तीसरा था कौन सा? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिकल एरा के नाम से जो है जाना गया। अब इनमें अंतर क्या था? इनमें क्या अंतर था, बस एक बार आप ध्यानपूर्वक जो है सुन लेंगे। जब इंसान होकर के भी अभी जानवर की जिंदगी जो है जी रहा था, हालांकि आज भी कुछ लोग पढ़ लिख करके भी उनके हालात वैसे ही हैं,
मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हो सके बुरा लग जाए, लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एरा, वो टाइम पीरियड है जब मनुष्य को लेखन कला की जो है कोई ज्ञान नहीं था, या कह लें कि वो टाइम पीरियड जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई रिटन एविडेंस नहीं है। इंसान लिखना जानता ही नहीं था तो रिटन एविडेंस मिलेगा कहां से? तो वो टाइम पीरियड जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है उसी को प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। वो टाइम पीरियड जिसका इतिहास मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तुओं या मानव अवशेषों के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, आर्कियोलॉजिकल जो है मटेरियल के आधार पर लिखा गया, उसको कहा गया प्राग ऐतिहासिक काल। यानी पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर जो इतिहास लिखा गया उसी को प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया। और प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है हम लोग अध्ययन करते हैं किसका? स्टोन एरा यानी पाषाण काल। आगे चल करके पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जिसको आगे मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पाषाण काल किससे संबंधित है? ऑप्शन में प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल देगा तो कौन सा सही है? प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? तो वो टाइम पीरियड जब मनुष्य जो है लिखना जानता था, जी हां, लेकिन लिखित प्रमाण है, लेकिन वही बात है, लिखने वालों ने लिख डाला, ऐसी लिखाई मेरे भाई कभी ना पढ़ाई। सॉरी, लिखित प्रमाण ऐसा टाइम पीरियड जिसका लिखित प्रमाण है लेकिन उसको आज तक जो है पढ़ा नहीं गया है। क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि मैंने बताया ना, इन लोगों ने यूं लिख दिया। आज भी कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कि दुनिया की कोई ताकत उसको पढ़ ही नहीं सकती है, वो खुद ही नहीं पढ़ पाता है कि मैंने ही लिखा था। तो प्रोटो हिस्टोरिकल एरा यानी जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, जिसका लिखित प्रमाण तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इसके अंतर्गत कौन सा है? तो आप बताएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये सब का सब जो है किसका हिस्सा है? आद्य ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। ऐतिहासिक काल वो टाइम पीरियड है जिसका रिटन एविडेंस है, लिखित प्रमाण है पक्का, लेकिन इस लिखित प्रमाण को पढ़ा भी गया है और पढ़ाया भी गया है। यानी वो टाइम पीरियड जिसका रिटन एविडेंस है और उसको पढ़ा गया, पढ़ाया गया, समझा गया, समझाया गया, लिखा गया, लिखवाया गया, वही क्या है? ऐतिहासिक काल है। तो इन इतिहास को जो है इन 3 कालखंडों में जो है बांटा गया है। एक बार आप लोगों से प्रश्न जो है पूछा गया कि जब तक सम्राट अशोक के अभिलेख नहीं लिखे गए थे, नहीं पढ़े गए थे, जेम्स प्रिंसप के द्वारा जब तक नहीं पढ़े गए, तो मौर्य काल या मौर्य काल से संबंधित जो अभिलेख थे वो किसका हिस्सा था? आद्य ऐतिहासिक काल का था, क्योंकि उसको पढ़ा नहीं गया था। जब पढ़ लिया गया, अब मौर्य काल किसका हिस्सा है? जी हां, मौर्य डायनेस्टी जो है ऐतिहासिक काल का हिस्सा है, हिस्टोरिकल एरा का जो है पार्ट है। अगर संस्कृत आने वाले समय में संस्कृत जो है पढ़ना लिखना लोग भूल जाएंगे तो हो सकता है कि वैदिक काल किसका हिस्सा बन जाए? प्रोटो हिस्टोरिकल का जो है हिस्सा बन जाए। आइए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया था।
प्रश्न में पूछा गया आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल एरा संबंधित नहीं है। तो अभी मैंने बताया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता संबंधित है, सिंधु घाटी की सभ्यता बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, मिस्र की सभ्यता इसी से रिलेटेड है, लेकिन वैदिक सभ्यता जो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया, इसी टाइम पीरियड में वेद पुराण उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक लिखे गए, इनको पढ़ा गया, पढ़ाया गया, समझा गया, समझाया गया। इसलिए का इसका राइट आंसर होगा पहला ना। अंतिम विकल्प सही होगा और 100% सही होगा। आप लोग कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में लिखा गया भारतीय इतिहास का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किसने किया था? जी हां, इतिहास का विभाजन अगर जो है देखा जाए तो इनको सांप्रदायिक आधार पर इस तरह से विभाजित किया गया। यह काम सबसे पहले जो है किया था जेम्स मिल ने। प्राचीन इतिहास जिसको एंशिएंट हिस्ट्री कहा गया, मध्यकालीन इतिहास जिसको मेडिएवल हिस्ट्री कहा गया, और तीसरा है क्या? आधुनिक इतिहास जिनको मॉडर्न हिस्ट्री कहा गया। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वो टाइम पीरियड जब भारत पर हिंदू लोगों ने शासन किया, वो टाइम पीरियड जब भारत पर बौद्ध धर्म के लोगों ने शासन किया, वो टाइम पीरियड जब भारत पर जैन धर्म को मानने वाले लोगों का जो है शासन रहा था, वो भारत का प्राचीन काल था। कहने का मतलब जब भारत की जो है शासन व्यवस्था पर भारतीय लोगों का जो है प्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य था, वो भारत का प्राचीन काल था। और जब भारत पर अरबों ने शासन किया, अरब के लोगों ने शासन किया, तुर्कों ने शासन किया, जब भारत पर मुगलों का शासन हुआ, मुगल लोगों का जो है शासन हुआ, तो वो भारत का जो है क्या था? वो भारत का मध्यकालीन इतिहास था। और जब भारत पर ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों ने शासन किया, यानी यूरोप के लोगों ने जो है शासन किया, वो भारत का आधुनिक इतिहास था। और ये विभाजन किया था किसने? जेम्स मिल के द्वारा जो है किया गया। किसके द्वारा किया गया? जेम्स मिल के द्वारा जो है किया गया था। प्राचीन इतिहास वो टाइम पीरियड जब भारत पर भारत के लोगों ने हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव, वैष्णव, भागवत, इनको मानने वाले लोगों ने शासन किया, वो प्राचीन इतिहास। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने जो है जब शासन किया, वो भारत का मध्यकालीन इतिहास। और जब ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों ने भारत पर शासन किया, यूरोप के लोगों ने शासन किया, ये जो है भारत का कौन सा था? आधुनिक काल था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? मेरे प्यारे एकलव्यों, पहला विकल्प सही होगा, 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये कुछ किताबें दी गई हैं जिनके बारे में अभी मैं पीछे भी चर्चा किया था। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पहली पुस्तक थी जिस पर भारत के इतिहास को सिस्टमेटिक लिखने का प्रयास ए स्मिथ ने किया था, बिल्कुल सही है। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, बिल्कुल नीलकंठ शास्त्री के द्वारा जो है लिखा गया। ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के इतिहास को, खासकर दक्षिण भारत के इतिहास को क्रमबद्ध रूप में लिखने का प्रयास किया। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जी हां, इन्होंने बिल्कुल सही है, पीवी कणे ने लिखा था। जबकि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, यह भी पुस्तक नीलकणे के द्वारा ही लिखी गई थी, न कि एच सी राय के द्वारा। चूंकि कौन सुमेलित नहीं है? तीसरा सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने बताया कि सिंधु और उसके सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में अपने अस्तित्व में आई। चूंकि यह सभ्यता के जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स सबसे अधिक सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्रों में पाए गए, इसीलिए
इस सभ्यता को सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता जो है कहा गया। सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता कहा गया। लगभग 1100 आर्कियोलॉजिकल साइट्स सिर्फ इसी नदी के तटीय क्षेत्रों में पाई गई। इसलिए कुछ आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम अब सरस्वती घाटी की सभ्यता होना चाहिए। तो दिए हुए प्रश्न में आपसे जो है पूछ रहा है, वैसे पहले मैं बता दूं, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला प्रमाण जो है हड़प्पा नामक जगह से मिलता है। हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर है? रावी के तट पर, जो वर्तमान समय में यह जगह पिचासपुरी में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है पड़ता है। क्योंकि इसका पहला प्रमाण जो है एविडेंस हड़प्पा से मिलता है, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पंजाबी भाषा में हाड़ का मतलब हड्डी होता है, और हाड़ का जो है ढेर, हड्डियों का ढेर यहां से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा के नाम से संबोधित किया गया। यह आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, बिल्कुल सही है। यह वो सभ्यता है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया, वो अलग बात है कि इसके जो एविडेंस रिटन फॉर्मेट में आज भी उपलब्ध हैं, संकेताक्षरों के रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता सही है, कांस्य युगीन सभ्यता भी सही है, क्योंकि हड़प्पा के लोग इन सबसे पहले कॉपर और जो है टिन को मिला करके और किसका निर्माण किया था? ब्रोंज यानी जो है कांसा बनाया था। इसलिए जो है दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सरस्वती घाटी सभ्यता, बिल्कुल सही। हड़प्पा सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम विस्तार किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसा कि मैंने बताया था कि भले इंसान अफ्रीका महाद्वीप में अपने अस्तित्व में आया, लेकिन इंसान की तरह रहने की कला सबसे पहले भारत में एशिया की धरती पर इजाद किया था। एशिया का मतलब ही पहले भारत खंड हुआ करता था, भारतवर्ष हुआ करता था। अगर आपसे पूछे कि भारत का नाम, भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे? हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है भारत का नाम भारतवर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अगर जो है हम लोग एक्सटेंशन विस्तार को देखते हैं, तो इसका सबसे उत्तरी बिंदु जो है पाया गया कहां पर? जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार जम्मू कश्मीर में, किस जगह पर? मांडा, ध्यान रखेंगे, मांडी नहीं, मांडी उत्तर प्रदेश के जो है मुजफ्फरनगर जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जबकि मांडा जो है कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के तट पर? चिनाब नदी के तट पर। चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर दक्षिणी विस्तार की बात किया जाए तो इसका दक्षिणी विस्तार जो है दैमाबाद। कौन सा? दैमाबाद, दक्षिणी विस्तार दैमाबाद। और दैमाबाद किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। किस नदी के तट पर है? जी हां, यह प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा नदी, प्रवरा किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है। गोदावरी की सहायक है, जबकि चिनाब अभी मैंने बताया कि सिंधु की सहायक नदी है।
दैमाबाद महाराष्ट्र, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु था। अगर पूर्वी बिंदु की बात किया जाए, सबसे पूर्वोत्तर जो है पार्ट, तो वो कौन सा था? जी हां, हिंडन नदी के तट पर। कौन सा? हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी तट पर, और वो था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर? हिंडन। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और वर्तमान समय में ये कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर। सबसे पश्चिमी विस्तार कहां पर है? सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। और ये कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में। किस नदी के तट पर? दस्क नदी के तट पर, जिसकी खोज जो है किसने किया था? तो जी स्टाइन के द्वारा किया गया। मांडा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर सबसे उत्तर में इसकी खोज जो है जेपी जोशी ने किया था। मैं नहीं, ना, जगपति जोशी के द्वारा किया गया। इसकी खोज किया गया था किसके द्वारा? वाईडी शर्मा के द्वारा। वाईडी शर्मा बोले तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज किया गया। इसकी खोज विनायक देशपांडे के द्वारा जो है किया जाता है, और इसकी खोज जी स्टाइन के द्वारा जो है किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है आपसे पूछा जा रहा था, वैसे आपको बता दें कि इसका जो है उत्तर से दक्षिणी विस्तार, उत्तर से दक्षिणी विस्तार जो है कितना, सॉरी पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, और ये कितना है? 1400 किलोमीटर। टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है एरिया? तो पूरी एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर की है। हालांकि अब जो वर्तमान सिचुएशन है वो 20 लाख से जो है अधिक है। 20 लाख वर्ग से अधिक जो है क्षेत्रों में फैली थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका जो है शेप क्या था? ट्रायंगल शेप था। कैसा था? ट्रायंगल था, त्रिभुजाकार था। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम विस्तार किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? जी हां, मैंने बताया था ना कि प्रवरा जो है किसकी सहायक है? गोदावरी की। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना, कौन सा सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न किससे संबंधित है? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल जो अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता आपको बता दें कि 3 देशों में जो है रही थी। प्राचीन भारत में तो सिर्फ भारत, बहरहाल वर्तमान समय में इसका अभिलेख अफगानिस्तान, उसके अलावा कहां से मिला है? इसका प्रमाण पाकिस्तान, और उसके बाद जो है कहां से? भारत से। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में? 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही स्थल आज तक पाए गए। एक मुंडीघाट, जहां से नहरों से सिंचाई का जो है प्रमाण मिलता है, नहरों से सिंचाई का प्रमाण मिलता है, जबकि दूसरा सुरतगई है, जिससे लाल पत्थर, सॉरी नीला पत्थर, कौन सा? नीला पत्थर, या इसी को कहा जाता है लाजवर्द। बहुत पूछता है कि सिंधु घाटी के लोग लाजवर्द कहां से प्राप्त करते थे? सुरतगई से जो है प्राप्त करते थे। और ये दोनों स्थल कहां हैं? अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान से बस यही 2 आज तक प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसे प्राप्त हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता मैंने बताया, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना गया, ब्रॉन्ज एरा सिविलाइजेशन, जिसे सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया, जिसे और किस नाम से जो है जाना गया? जी हां, इसे कपास
कि खेती करने वाले या कपड़ा बनाने वाली सभ्यता के नाम से भी जाना गया। सबसे पहले कपास का जो है खेती इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया। कपास से कपड़ा बनाने की कला इन्हीं लोगों ने जो है सबसे पहले इजाद किया। वो अलग बात है कि अब तो कपास की खेती चाइना ने चांद पर पहुंचा दिया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी जो है चार्ल्स मेसन को हुई थी 1826 में, लेकिन ये साहब समझ ही नहीं पाए। अलेक्जेंडर कनिंघम ने तो इस पर खुदाई भी कराई, लेकिन उसके बाद भी इनको पता नहीं चला। बहरहाल अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो पहला पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए विभाग स्थापित किया गया, जिसको इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारतीय पुरातत्व विभाग कहते हैं, उसके जो है ये महोदय जनरल सेक्रेटरी यानी महानिदेशक थे। इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत में लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में स्टैब्लिश किया गया था। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। लॉर्ड कर्जन जो भारत में 1899 से लेकर के 1905 तक जो है गवर्नर जनरल के रूप में रहा था। जॉन मार्शल, जिनके निर्देशन में ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उत्खनन कार्य 1921 में जो है शुरू किया गया था, लेकिन सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ? मैं क्षमा चाहूंगा, जो है सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था? जी हां, चार्ल्स मेसन को प्राप्त हुआ था। दिए हुए प्रश्न के विकल्पों में अंतिम ना, कसम से ना, गलती से हो गया था, पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का दीदार करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रजाति से थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस प्रजाति के थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है मुख्य रूप से यही 4 प्रजातियां जो है मानव प्रजाति पाई गई, और अल्पाइन जो वर्तमान समय में वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत में गुजरात महाराष्ट्र के बेल्ट में जो लोग पाए जाते हैं, उस समय के वही अल्पाइन मानव प्रजाति हैं। मंगोलाइड जो कि नॉर्थ ईस्ट में असम वाले बेल्ट में पाए जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इन्हीं को जो है अब ट्राइबल या SC/ST के नाम से जो है जाना जाता है। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के ही जो है लोग थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को इस्टेब्लिश किया गया था, जो है अपने बूम पे पहुंचाया गया। किसके द्वारा? भूमध्य सागरीय लोगों के द्वारा। जो वर्तमान समय में साउथ इंडिया के लोग हैं, उन्हीं को जो है भूमध्य सागरीय लोग कहा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पूछे कि सबसे पहले कौन सी मानव जाति आई? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आए थे। SC/ST के लोग, ट्राइबल लोग जो है सबसे पहले आए, लेकिन इसको जो है एक अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में, एक नगरीय सभ्यता के रूप में सबसे पहले स्थापित किया। तो किन लोगों ने स्थापित किया था? जी हां, भूमध्य सागरीय लोग, जो कि अब साउथ इंडिया में जो है रहते हैं। व्हीलर के द्वारा जो है बताया गया कि जब भारत पर आर्यों का आक्रमण हुआ तो आर्यों ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को समाप्त कर दिया था। गार्डन चाइल्ड जैसे इतिहासकार भी इस के पक्ष में हैं, लेकिन आधुनिक मान्यता यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के आक्रमण से जो है समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो है समाप्त हुई थी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम असंगत है। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता, वर्ल्ड एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन, और इसका कालक्रम को लेकर के सबसे पहले जॉन मार्शल ने जो है अपना वक्तव्य दिया कि ये 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक लगभग जो है 700 शताब्दी तक ये जो है सिविलाइजेशन अपने अस्तित्व में रही थी। बिल्कुल पहला सही है। मैके ने कहा कि 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता रही थी। ये भी सही है।
व्हीलर जिन्होंने कहा था कि आर्यों के आक्रमण की वजह से यह सभ्यता जो है समाप्त हो गई, इन्होंने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व को सही माना, यह भी सही है। लेकिन कार्बन 14 के द्वारा इसका जो है कार्यकाल बताया गया कितना, 2350 ईसा पूर्व से 1750। क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा असंगत है, तो कौन सा असंगत होगा मंगरू? अंतिम विकल्प असंगत होगा। कौन सा? अंतिम विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितने महानगर थे? 7। कितने महानगर थे? 7। मेट्रोपॉलिटन सिटी कितनी थी? 7। और उसमें ना हड़प्पा और दूसरा कौन सा? मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, जो कि दोनों पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहां पर है? पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, सिंधु नदी के तट पर। और चनहुदड़ो, कसम से ऐसे ही प्यारे प्यारे नाम मिलेंगे, सुन करके जो है मन मस्तिष्क बिल्कुल मयूर की तरह जो है नृत्य करने लगेगा। चनहुदड़ो भी कहां पर है? सिंधु नदी के तट पर। कहां पर? पाकिस्तान में। तो ये तीनों जो महानगर हैं ये कहां पर हैं? भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में कौन कौन से हैं? तो भारत में आपका धौलावीरा गुजरात में है, धौलावीरा। दूसरा लोथल, ये भी गुजरात में है। उसके बाद कालीबंगा ये राजस्थान में है। वाड़ावली ये हरियाणा में है। तो भारत में इन 7 महानगरों में कितने भारत में हैं? 4। कितने पाकिस्तान में हैं? 3। अफगानिस्तान में एक भी नहीं। महानगर की बात कर रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग अभी तक 2000 आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी पुरातात्विक स्थलों की खोज हुई है। उनमें से सिर्फ 7 को जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा यानी महानगर का दर्जा दिया गया है। उनमें 4 कहां हैं? भारत में। 3 कहां हैं? पाकिस्तान में। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले पूछा जाए कि अफगानिस्तान, क्योंकि यही 3 देशों में यह पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, अफगानिस्तान में जो है कितनी इनकी मेट्रोपॉलिटन सिटी रही है? तो उस सवाल का जवाब एक भी नहीं। अगला प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा किसने कहा? गजब। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जुड़वा राजधानी कौन सी? जुड़वा राजधानी कहां कहां? तो एक मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो और दूसरी हड़प्पा। 2 राजधानियां थी। किसने कहा था? पिग्गट ने कहा। किसने? पिग्गट ने। भगवान का समादमी का नाम है। पिग्गट ने सबसे पहले बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है 2 राजधानियां, जुड़वा राजधानियां, एक रावी के तट पर, दूसरी जो है सिंधु के तट पर। एक मोहनजोदाड़ो, दूसरी हड़प्पा। लेकिन कालीबंगा कहां है? कालीबंगा ये भारत में है। किस नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर, जिसको हाकरा के नाम से भी जाना जाता है। यही प्राचीन सरस्वती नदी यानी कह लो प्राचीन सरस्वती नदी को अब किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि हक्कर अथवा जो है घाघरा के नाम से जाना जाता है। सॉरी, हाकरा के नाम से जाना जाता है। और कालीबंगा का मतलब ही होता है काली चूड़ियां या काला कंगन। वर्तमान में यह क्षेत्र पड़ता है राजस्थान में। और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी जो है इतिहासकार श्री दशरथ शर्मा महोदय के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? दशरथ शर्मा महोदय के द्वारा कहा गया। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। समझ गए मंगरू? अगला प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन था?
तो अगर मैं पूछूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, जिसकी एरिया सबसे अधिक थी। उसके बाद दूसरा नंबर आता है किसका, जो है हड़प्पा का, पाकिस्तान में। लेकिन भारत में जो है कहा जाए तो राखीगढ़ी जो कि वर्तमान समय में भारत के हरियाणा का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये सबसे बड़ा है भारत में। और भारत में दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा स्थल है और वो है कौन सा है, धौलावीरा। धौलावीरा का मतलब ही होता है सफेद कुआं। इन क्षेत्रों से सफेद रंग में छतों वाले जो है कुआं के पाए जाने का प्रमाण मिला है, इसलिए इसे धौलावीरा के नाम से जो है जाना गया। एकमात्र ऐसी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो आइलैंड पर, द्वीप में जो है स्थित है। अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस द्वीप पर धौलावीरा स्थित है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीरीज में इस पर मैं बकायदे प्रश्न ही लेकर आ रहा हूं, इसलिए उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। भारत में नंबर 1 पे है सबसे बड़ा राखीगढ़ी और दूसरा जो है धौलावीरा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को, कौन सा कथन असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल सबसे छोटा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र स्थल, पवित्र पक्षी फाख्ता, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मोहनजोदड़ो से पाई गई, यह भी सही है। अथर्ववेद में हड़प्पा के लिए प्रयुक्त शब्द हरियूपिया, जी नहीं, ना, कसम से ना। ऋग्वेद में, किसमें, ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हरियूपिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जबकि सप्त सिंधु के लिए देवयानी या देवयोनी शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, सप्त सिंधु के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्लाहदीनो, बिल्कुल सही है। यह एक बंदरगाह शहर जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल कराची के पास। सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पक्षी फाख्ता, ये भी सही है। ये सही नहीं है, इसीलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे एकलव्यों, इस सेशन के बारे में आप अपना सुझाव जरूर लिखना कमेंट के रूप में। अगर मेरे पढ़ाने के तौर तरीकों में आप चाहते हैं कि किसी तरीके का परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मैं भी उसको स्वीकार करता हूं, आप अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दीजिएगा। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग नखलिस्तान के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था, नखलिस्तान कहा जाता था, सॉरी नखलिस्तान। ये लिखने वालों का कमाल है, मैंने बताया था शुरू में ना, लिखने वालों ने लिख डाला तो कभी कभी गलत भी लिख डाला। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी, इसे सिंध का बाग कहा गया, इसे नखलिस्तान कहा गया, इसे मृतकों का टीला कहा गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा, किसके द्वारा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है कराया गया था, जी नहीं, दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसे कराया गया। विशाल अन्नागार, स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति, पशुपतनाथ की शिव की आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई, जिस पर गैंडा, हाथी, बाघ, भैंसा व हिरण के जो है चित्र जो है दिए गए थे, सभी सत्य हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य राखाल दास बनर्जी ने कराया। हड़प्पा का उत्खनन कार्य किसने कराया था, जॉन मार्शल ने कराया। इस तरह जो है सभी विकल्प जो है सही है। अंतिम क्वेश्चन नहीं, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में मिले हैं। जी हां, गुजरात में मिले हैं। कहां पर, गुजरात में। उसके अलावा पंजाब में,
उसके अलावा राजस्थान में, राजस्थान, उसके अलावा हरियाणा में, देन जम्मू कश्मीर में। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अगला अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पत्तन शहर या बंदरगाह शहर जो भारत में था वो था लोथल। इसके संदर्भ में पूछ रहा है क्या असत्य है यानी सही नहीं है। पहला विकल्प कह रहा है इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया, बिल्कुल सही है, 100% सही है। दूसरा, यह काठियावाड़ के साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित है, यह भी सही है। लोथल का उत्खनन कार्य रंगनाथ राव ने 1954 में कराया। जी, रंगनाथ राव के द्वारा इसका जो है उत्खनन कार्य कराया गया था। नगर एक रक्षा प्राचीर से घिरा था तथा दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर खुलते थे। दिए हुए प्रश्न के अनुसार यह भी सही है। कौन सा? अंतिम विकल्प। लोथल का उत्खनन कार्य 1954 में कराया गया श्री रंगनाथ राव के द्वारा। बिल्कुल 1954 में इसकी खोज की गई थी, न कि उत्खनन कार्य जो है कराया गया था। इसलिए प्रश्न के अनुसार यही विकल्प, चूंकि असत्य पूछ रहा है, यही तीसरा विकल्प जो है सही होगा। उत्खनन कार्य जो है 1955 में जो है शुरू कराया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। अरे कहां आ गए हम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में मिलते हैं? इसे तो करा दिया गया था, मैंने बता दिया था। गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। एक छूट गया है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। लेकिन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक जो है स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट किस राज्य में मिली है? गुजरात में मिली है। कहां पर? गुजरात में। अगर पूछे किस नदी के तट पर? गोदावरी। किस नदी के तट पर? गोदावरी। गोदावरी के तट पर 250 जो है आर्कियोलॉजिकल साइट जो है अब तक खोजी जा चुकी है। सबसे अधिक किस नदी के तट पर? सरस्वती। कौन सा? सरस्वती। सरस्वती के तट पर लगभग 1100। जबकि जो है सिंधु जिसके नाम पर इसका नामकरण किया गया, इसके तट पर अब तक जो है सिर्फ जो है 40 आर्कियोलॉजिकल साइट जो है मिली है। यानी लगभग 80% जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किस नदी के तट पर मिले हैं? जी हां, सरस्वती नदी के तट पर मिले हैं। किस नदी के तट पर? सरस्वती नदी के जो है तट पर पाए गए हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है कौन सा होगा? गुजरात होगा। कौन सा होगा? गुजरात। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जो है उत्तर प्रदेश, अगर पंजाब जोड़ दिया जाए तो ये वो राज्य हैं जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है आर्कियोलॉजिकल साइट जो है प्राप्त किए गए हैं। एकमात्र जो है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश कहां से?
जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर कुछ ज्यादा ही हो गया। ना, कहां से? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में अभी मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी घाटी से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु या उत्तरतम स्थल जो है प्राप्त हुआ है। बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न के संदर्भ में भी आप लोगों से मैंने डिस्कस कर दिया था, और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल रक्षा प्राचीर से घिरा नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल था जो किसी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल पाए गए वो रक्षा प्राचीरों से जो है घिरे हुए थे। जितने भी महानगर थे उनमें सड़कें एक दूसरे को जो है लगभग समकोण पर जो है काटती थी। इसे ग्रिड सिस्टम, कौन सा? ग्रिड सिस्टम, ग्रिड व्यवस्था, या इसको बहुत पूछता है ऑक्सफोर्ड, कौन सा? ऑक्सफोर्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है कहा जाता है, जहां सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर जो है काटती हैं। यानी ये वो जो है व्यवस्था होती है जहां किसी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण पहले कर लिया जाता है, यानी इंफ्रा का निर्माण पहले कर लिया जाता है, उसके बाद जो है आवासीय क्षेत्रों का डेवलपमेंट किया जाता है। जबकि गांव में क्या होता है, घर पहले बना लिए जाते हैं, उसके बाद तब पता चलता है कि यार सड़क तो है ही नहीं है, वहां जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गांव की स्थिति, ग्रामीण सभ्यता ऐसी होती है, हर कोई चाहता है क्या कि सड़क वाली जमीन को मैं कब्जा कर लूं और हाईवे जो है अपने पड़ोसी के जो है जमीन में चले। और ऐसा जब भी जो है आपके अंदर सोच होगी तो महाभारत होगा। दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा स्थल था जो रक्षा प्राचीर से घिरा नहीं था? तो यहां पर भी जो रक्षा प्राचीर थे, जो पश्चिम की तरफ जो थे, यहां पर वीआईपी लोग, वीआईपी समझ रहे हैं ना? जी हां, वीआईपी लोग। जबकि जो है जो पूर्वी जो रक्षा प्राचीर थी, यहां पर जो है सामान्य लोग जो है रहा करते थे, और ऑलमोस्ट हर जगह ऐसा जो है मिलेगा। लेकिन चनहुदड़ो में ना, चनहुदड़ो जो है एकमात्र ऐसा स्थल था जो किसी भी जो है रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है हम लोग अब अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से 12 सिंह का प्रमाण कहां से मिला है? 12 सिंहा का प्रमाण कहां से मिला है? 12 सिंह नहीं, 12 सिंहा शब्द होना चाहिए। ये टाइपिस्ट के जो है हाथ का कमाल है। 12 सिंहा का प्रमाण कहां से मिलता है? आमरी से मिलता है। कहां से मिलता है? आमरी से मिलता है। आमरी से 12 सिंहा का जो है प्रमाण मिलता है, और ये वर्तमान समय में है कहां? सिंध में। यानी कहां पर? यहां पर पाकिस्तान में स्थित है। हालांकि ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये कोई मेट्रोपॉलिटन साइट नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का। 12 सिंगे का प्रमाण कहां से मिलता है? आमरी से मिलता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं, बाड़ावली कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा में, हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर। रोपण कहां पर पड़ता है? पंजाब में। किस नदी के तट पर? सतलज। सतलज नदी के तट पर। कहां पर? पंजाब में। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये वो स्थल है, रोपण, जहां से मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। गजब के लोग थे। यानी उन दिनों अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो जब उसकी समाधि दी जाती थी, उसको दफनाया जाता था, तो एक कुत्ते को भी उसके साथ पार्षण कर दिया जाता था, ताकि बेचारे को जो है अकेलापन जो है महसूस न हो। तो मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण कहां से मिलता है? रोपड़ से मिलता है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है मेरे प्यारे क्लबियों। आलमगीरपुर मैंने अभी बताया, ये यूपी के मेरठ में स्थित है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन, और हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में हिंडन महोत्सव जो है, जो कि गाजियाबाद में आयोजित किया जाता है, इसी नदी के तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? चनहुदड़ो, कोटदीजी, आमरी या कुड़ाल? चनहुदड़ो 100%, कोटदीजी जी हाँ ये भी सिंधु के तट पर है, आमरी ये भी सिंधु के तट पर है, अल्लाह दीनो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर बिल्कुल सिंधु जहां जा करके जो है अरब सागर से जो है मिलती है। कहां पर? अरब सागर से मिलती है, बिल्कुल उसी के तट पर, बिल्कुल संगम पर जो है स्थित है, अरब सागर के पास जो है स्थित है, सिंधु और अगर अरब सागर के संगम पर। अल्लाह दीनो ये एक बंदरगाह शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा जो है स्थल है। कुड़ाल से सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र स्थल है जहां चांदी का मुकुट प्राप्त किया गया है, मुकुट प्राप्त किया गया। और ये कहां पर है? जी हां सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल कहां पर है? जी हरियाणा में स्थित है। कहां पर? हरियाणा में। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न को वैसे ट्रिक में बता दूं, हरियाणा में भी ये रावण वाला अड़ आता है या इसको कृष्ण वाला अड़ कह लीजिए आप, जिससे प्रभावित हो। और जिस स्थल में, जिस आर्कियोलॉजिकल साइट के नाम में भी जो है ये अड़ कहीं से आ जाए ये वाला, तो समझ लेना कि जो है वो कहां होगा? हरियाणा में ही होगा। अगला बाड़ावली, जैसे मैंने पीछे बताया था। अगला जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज इस साइट में इस एपिसोड में मैं कुल इतने प्रश्नों का जो है डिस्कशन आप लोगों के साथ कर पाया। मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, विश्वास है कि मेरा ये प्रयास आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। जमकर पढ़ें और इतना पढ़ें कि जरूरत पड़े तो किसी को पढ़ा दें, इतना पढ़ें कि परीक्षाओं, चाहे कोई भी परीक्षा जहां पर जो है जीएस, जहां पर हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट के रूप में जो है पूछा जाता है, उसका पोस्टमार्टम करके रखते हैं। आज का ये पहला सेशन था मेरा। आगे और भी सेशन जो है मैं एपिसोड आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप लोग अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य प्रस्तुत करेंगे। आज बस इतना ही।